आज हम सब यहाँ पे आए हैं बाबरी से लेके ज्ञानवापी तक का सफर देखने के लिए। आज से 30 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद हुआ था। आज 2022 में ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर की काफी चर्चा हो रही है। तो आज हमारे साथ हैं हरेराम बिश्नोई जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, धीरज श्रीवास्तव जी, जो विभिन्न विषयों के जानकार हैं और मिजोरम यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता हैं, धैर्यकांत मिश्रा और शुभम वाजपेयी जी, जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि आप लोगों की क्या राय है इन विषयों के बारे में, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हरेराम जी, आपकी क्या राय है? ये जो सारा कुछ हो रहा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? आपके क्या ओपिनियंस होंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा जो विचार है, तो मैं देखिए, ये जो मंदिर और मस्जिद है ये शरीर है। जैसे शरीर विदाउट सोल, विदाउट प्राण नहीं चलता, निर्जीव हो जाता है, इसी तरह से कोई भी आस्था का केंद्र हो बिना भावनाओं के नहीं चलता है। मेरा मानना ये है कि ये जो पूरी समूची सृष्टि है, ये ऊपर वाले के, चाहे उसे खुदा कह लो या भगवान कह लो, उसके बनाए हुए नियम के अनुसार चल रही है। अब हम देखते हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारे बहुत से मित्र, परिजन या पड़ोसी ऐसे होते हैं कि जो हमें अकारण कष्ट देते हैं। क्यों? मेरा मानना है कि वो पुनर्जन्म का बदला लेते हैं। पूर्व जन्म में जो हमने बोया है वो हम काटते हैं। इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स, जो शक्तियां हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ये हर युग में हुई हैं। त्रेता में भी हुई हैं, द्वापर में भी हुई हैं, सतयुग में भी हुई हैं, कलयुग में भी हैं। कुछ लोगों को निर्माण में रस आता है, कुछ लोगों को विध्वंस में करने में रस आता है। जब सारे देवी देवता मिलके माँ के, दुर्गा के पास गए कि वो जो असुर है वो हमें तंग कर रहा है, तो आप त्रेता में विश्वामित्र मुनि दशरथ मुनि के पास गए कि हमें राम लक्ष्मण को दे दीजिए। कुछ लोग हैं तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें हड्डी डाल देते हैं। तो ये आज का विषय नहीं है, ये अनादि काल से है और ये चलता आया है। अगर मैं आपका अपमान करूंगा तो कभी ना कभी मुझे भी अपमान का सामना करना पड़ेगा, वो चाहे जब हो। ये अनादि काल का सृष्टि का नियम है कि जैसा हम करते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है। यदि हम सम्मान करेंगे, यदि हम किसी दूसरे का आदर करेंगे तो हमें आदर मिलेगा। लेकिन प्रवृत्ति होती है, आदमी का स्वभाव होता है। देखिए, एक होती है मधुमक्खी जो शहद देती है तो काट लेती है, चलो कोई बात नहीं। एक होता है ततैया पीले रंग का, किसी को कुछ नहीं देता, अकारण चलते हुए के काट के भाग जाता है। एक होता है बिच्छू। देखिए, सर्प का विष काम आता है दवाई में, बिच्छू का विष काम नहीं आता है, वो अकारण सबको कष्ट देता है। तो इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे, अब कर लिया क्योंकि उनका शासन है। लेकिन जब सूर्यास्त होगा, जब समय बदलेगा, तो जिनकी वो मूल संपत्ति थी वो फिर वापस ले लेंगे। आप संकेत समझ रहे होंगे मैं कहां बोल रहा हूं। सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये अनादि काल से नियम है। कोई हमारा पुत्र बन के बदला लेता, ये बदला, ये प्रतिशोध आज का नहीं है। ये तो जब जब मानव जन्म लेगा प्रतिशोध होगा। हमारे कारण, हमारे जो कर्म है, यदि हमने दूसरे के पूजा स्थल का सम्मान किया तो हमारे करेंगे। तो ये, इसका मेरा मानना ये है। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे अयोध्या कांड हो, ये दोनों के पीछे जो है ना, उसमें हमने पहले क्या हुआ है, क्या गलतियां हुई हैं, ये कारण है इसका बहुत बड़ा, और ये चलता रहेगा। जब भी हम कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करेंगे तो कभी ना कभी, क्यों, एक सर्वव्यापी नियम है, विक्षुब्ध आत्माएं बदला लेती हैं। देखिए, अगर आपका कोई नौकर है, शक्ति में, पैसे में कम है, आज आप उसे दबा रहे हैं तो कल वो जरूर बदला लेगा। हाँ जी, ये तो है।
हम अब धीरज श्रीवास्तव जी, आपकी क्या राय है इस चीज को लेके? हाँ, सर ने ठीक कहा कि लेकिन इसमें ये केवल प्रतिशोध तक इसको मैं सीमित नहीं देखता हूँ, या इसको कोई मैं इस तरह की लड़ाई नहीं देखता हूँ, किसी ने कब्जा कर लिया और फिर बाद में कोई, बल्कि ये एक प्रकार से सत्य को प्रतिस्थापित करने की भी एक संघर्ष है कि कैसे हम सच्चाई को उजागर करेंगे, सत्य क्या है ना। और सबसे बड़ी बात जो है, चूंकि राम जो है आराध्य रहे हैं भारत में, और भारत की जो पूरी सांस्कृतिक विरासत है उसके एक बहुत बड़े जो है स्तंभ रहे हैं और द्योतक रहे हैं राम। तो राम, और वो जो विवाद राम जन्मभूमि का विवाद है वो उनके जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद है, और उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, पुरातात्विक जो है जो खुदाई हुई उसके माध्यम से बहुत सारे तथ्य उभर कर आए, और जिसके कारण फिर जो है वो एक प्रकार से हिंदू पक्ष को दिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय के द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सत्य की एक प्रकार से प्रतिस्थापना वहां पर हम लोग देखते हैं कि हाँ, कैसे विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने किस प्रकार से पूरा विध्वंस किया, और उसके जो मंदिर के अवशेष पे उसकी जो आधारशिला थी उस पे एक प्रकार से तमाम प्रकार के मस्जिद बनाए, और ये जो है एकदम मतलब अकाट्य सत्य है, और ये कई स्थानों पर ऐसा हुआ है ना। तो ये कोई एक स्थान की बात नहीं है, ये बहुत सारे स्थानों पर, देश भर के विभिन्न स्थानों पर ऐसा हुआ। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े महत्व का विषय, चूंकि काशी भी जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और पूरे देश भर से लोग जो है, इवन दक्षिण भारत से लोग भी काशी की जो महात्म्य है वो शिव से है ना, वो शंकर की शक्ति से है, वो महादेव से है, वो काशी विश्वनाथ से है। तो ये कोई एक छोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विषय है। तो ऐसी स्थिति में सत्य को जो है उभर कर सामने आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कई तथ्य एकदम उभर कर स्पष्ट रूप से सामने आए हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, बाद में जो है वहां पर तमाम तरह की चीजें हुई है ना, तमाम तरह से विध्वंस हुए, और तमाम तरह के परिवर्तन हुए, और अभी जो उसके बाद लगातार प्रयास होते रहे, लगातार जो लीगल तरीके से एक प्रकार से न्यायिक जो तरीका उससे प्रयास होता रहा, और उसी प्रयास के फलस्वरूप फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अनुमति दी कि हाँ, यहाँ पर ठीक है, आप जो है खुदाई कीजिए, या यहाँ पर जो भी चीजें उसको आप देखिए। तो उसके माध्यम से उभर कर आ रहा है कि एक शिवलिंग, वहां पर एक शिवलिंग के आकार का, या शिवलिंग उसको हम लोग कह सकते हैं, अभी वो मतलब अभी और उस पे और ज्यादा अभी जो है गहन जो है अध्ययन है होगा कि वो क्या है, दरअसल शिवलिंग है, क्योंकि वो एकदम नंदी जी की सीध में है, और ऐसा जो है देश भर में तमाम जो है शिव मंदिरों में, बड़े बड़े जो शिव मंदिर है वहां पर ऐसा इसी प्रकार की स्थापना है। तो वो शिवलिंग है नहीं है उसके बारे में अभी लगातार अध्ययन हो रहा है, उसको कर दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस पे सत्य का उद्घाटन होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। धैर्यकांत जी, आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये एक कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पे एक शिवलिंग था, उन्होंने न्याय का सहारा लिया और कोर्ट में जाके इसकी जांच करने के लिए बात करी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हमको एक हार्मनी बना के रखनी चाहिए, ऐसा ना कुछ हो जाए कि दो धर्मों के बीच में विद्वेष पैदा हो जाए और पिछले दशकों में जो हुआ है वो रिपीट ना हो जाए। तो अभी मामला जिला कोर्ट को शायद दे दिया गया है, वो उसके अंदर विचाराधीन है। लेकिन अगर आप टाइमलाइन देखें पिछले 10 सालों में या 8 सालों में जिस तरह से चीज़ें ऐसी हुई हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि दो धर्मों के बीच हमेशा एक द्वेष उत्पन्न रहे ताकि उसका एक राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, तो वो भी एक एंगल हो सकता है इसमें। लेकिन
कोर्ट है, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, सत्यता की जांच होनी चाहिए वहाँ पे क्या था क्या ना था। दो धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहें, लड़ाई ना करें। अगर वहाँ शिवलिंग है तो लोगों को पूजा करने का अधिकार है, वो दिया जाए। वहाँ मस्जिद है, लोग नमाज भी पढ़ें, बस लड़ाई ना हो, बस मेरा यही मानना है। एक युवा के तौर पे मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरे लिए इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग महंगाई बात करें, बेरोजगारी बात करें, और भी जो चीज ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश में, उस पर चर्चा हो, ना कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो जिसका कोई बहुत बड़ा रिलेवेंस आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। बस। शुभम अजभाई जी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा कहना जैसे कि धैर्यकांत जी ने कहा, उस बात में सहमत हूँ कि इस मामले का अगर सांस्कृतिक महत्व देखा हो सकता है, लेकिन इन मुद्दों का राजनीतिकरण अगर होगा तो देश की जो सौहार्द है वो बिगड़, क्योंकि 90 में हम देख चुके हैं कि कार सेवक मरे थे और आज फिर वही अगर स्थिति पैदा करेंगे। आज देश में अन्य समस्याएं बहुत हैं। आज बाबरी से ज्ञानवापी में जो समय रहा वो बहुत बदल चुका है। ऐसे करेंगे तो आज ये कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि आज काशी विश्वनाथ है तो कल ये मथुरा जाएगा, बाद फिर जामा मस्जिद भी पहुंचेगा। तो इसका कोई एंड तो नहीं है। अगर ये शिवलिंग मिला है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण हो रहा है, देखना होगा कि जब से विगत सरकार जब से आई है तो ये चीजों का ज्यादा धार्मिक उन्माद ना फैले देश में, क्योंकि उन्माद फैलेगा तो कहीं ना कहीं ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक ढांचे के लिए भी सब साबित होगा। हम देखते हैं कि जो रिलीजियस चीजें हैं उनका हम पॉलिटिकल मतलब राजनीति में हम बहुत ज्यादा, ये चीज शुरू से नहीं होती, मतलब ये चीज अभी नहीं शुरू हुई है, शुरू से होती आ रही है कि इन मुद्दों को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट भी किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अब जाके ज्यादा होना शुरू हुआ है या ये पहले से ही इतना रहा है? ये मुद्दे अगर जैसे कि क्या नाम है धीरज जी ने बताया कि इन मुद्दों में सांस्कृतिक महत्व, पर मेरा इससे अलग मत है कि सांस्कृतिक के कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद भी तो है, क्योंकि राजनीति बढ़ रही है, उसका हर वर्ग में युवा हो बुजुर्ग हो सब इससे जुड़े, तो कहीं ना कहीं देश के मुझसे छोटे हो जा रहे हैं। आप लोग अपना बता एक विषय ये है, हाँ, विषय ये है कि जैसे चर्चा होती है महंगाई या बेरोजगारी का जो विषय आता है उभर के, तो ये जो है हमेशा से ये समस्या रही है ना। ये बेरोजगारी और महंगाई भी लगातार जो है आप पिछले 30-40 सालों से देखेंगे तो लगातार रही है। पहले काफी अधिक थी। 91 में 91 में जब क्या कहते हैं देश में खुली अर्थव्यवस्था जब आई, उसके बाद से बहुत सारा रोजगार आया और विदेशी निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में काफी हद तक सुधार हुआ और वो लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ जा रहा है। तो उससे क्या है, रोजगार सृजन हुआ, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। तो पहले की अपेक्षा स्थितियां बेहतर हुई हैं, विकास क्रम जारी है। तो बेरोजगारी इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको रोजगार के तमाम अवसर उसको उपलब्ध कराए। जैसे जैसे क्या कहते हैं अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो जैसे जैसे जो है निवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे मुझे लगता है रोजगार के अवसर जो है बड़े पैमाने पर आने की संभावना दिखती है। और ये कोई ये समस्या कोई अचानक से आई हुई समस्या नहीं है। ये समस्या बहुत पहले से चल रही है, बेरोजगारी की समस्या या क्या कहते हैं अभी महंगाई की समस्या। तो महंगाई जो है ये पहले भी थी, इसके पूर्व की सरकारों में, उसके भी पूर्व की सरकारों में महंगाई एक समस्या बन के लगातार रहती है गरीबों के लिए। जो जो लोग हैं, जो मेहनतकश हैं, गरीब हैं, जिनकी आमदनी जो है वो जो है उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहता रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ सांस्कृतिक विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और भारत को आस्था का देश कहा जाता है ना। भारत को संस्कृति का देश कहा जाता है। तो आस्था और संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें धार्मिक उन्माद या इसका कोई स्थान मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जो सत्य है उसको स्वीकार करने में कोई उससे कोई धार्मिक उन्माद बढ़ेगा या घटेगा ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो पूरी की पूरी लीगल बैटल है, सीधे सीधे तौर पे न्यायिक लड़ाई है। और न्यायिक लड़ाई में जो है क्या कहते हैं दोनों पक्ष अपना तर्क रखेंगे, दोनों पक्ष अपने तथ्य रखेंगे, तो वो एक क्या कहते हैं
बनेगा। लेकिन हाँ, ये सामंजस्य की जहां तक बात है, तो सामंजस्य देखिए, इसमें दोनों पक्षों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे या किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, है ना, सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो सांप्रदायिकता कोई एक तरफ से नहीं है, ये दोनों पक्षों की तरफ से, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्षों की तरफ से सांप्रदायिकता है। और इसमें जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके कारण वो बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट दोनों पक्षों को करना है कि हम, ये सांप्रदायिकता क्यों बढ़ रही है ना। ये जो जैसे आरोप है, अगर आरोप की बात की जाए कि एक राजनीतिक दल के ऊपर, लेकिन लोगों के अंदर भी है, लोगों के अंदर वो मनोभाव हैं, लोग उसको अनुभव करते हैं, लोग उसको देखते हैं, है ना। तो उस तरीके से उनके अंदर वो सांप्रदायिकता का भाव कहीं ना कहीं रहता है, कोई किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकता। और हमें सोचना होगा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा एक वर्ग के प्रति लोगों के अंदर ऐसी भावना क्यों आ रही है। और ये किसी एक वर्ग के प्रति नहीं आती है, ये हर जगह जो वर्ग जहां पर राजनीतिक रूप से डोमिनेट करता है उस वर्ग के प्रति आती है। आप हरियाणा में इसका उदाहरण दे सकते हैं, जहां पर जाटों की सरकार थी लगभग 60 वर्षों तक, तो उनके प्रति एक बहुत मतलब अलग तरह का माहौल था, और लास्ट में उसकी परिणति हुई कि एक गैर जाट सरकार वहां पर बनकर उभरी। तो जहां पर भी जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, उसके कारण उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई स्थितियां या परिस्थितियां ना पैदा हो जिसके कारण उनके खिलाफ एक माहौल बने या एक भावनात्मक जो है विरोध उत्पन्न हो। ये किसी भी जाति वर्ग के मतलब जाति समुदाय के प्रति हो सकता है या धार्मिक समुदाय के प्रति हो सकता है। इसको केवल मैं मुस्लिम समुदाय के प्रति नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं, है ना, इसको किसी ब्राह्मण समुदाय के प्रति हो सकता है, या किसी दूसरी जातियों के प्रति, जैसे जाट के बारे में चर्चा हुई, है ना। तो इस तरह के किसी भी समुदाय के प्रति जब वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम होता है, या वो इस तरह से स्थितियां और परिस्थितियां बनती कि उसकी संख्या बल और वोट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं, और वो सुपरसीड करता है राजनीति में, तब उसके विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी होती है और हर जगह पर होती है, धार्मिक क्षेत्र में भी होती है, सामाजिक क्षेत्र में भी होती है, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होती है। तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो बहुत बड़ी आबादी है और बहुत यूनाइटेड है, वोटिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत जो है वो करना पड़ेगा कि हाँ, कोई किसी भी जाति की मैं बात कर रहा हूँ या किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। धीरज जी जैसे कह रहे हैं कि जो भी जाति अधिक होगी, जब वो डोमिनेट करेगी तो उसका प्रतिक्रिया आएगी। उसी की मैं भी चर्चा कर रहा हूँ कि जब आप ये देखिए ना कि आप मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा, उसके बाद अब शिव मंदिर, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नमाज पहली बार हमारे भारत में पढ़ी जा रही हो या ये काशी का मुद्दा आज का हो, पर एकदम से एकाएक मुद्दों का आना, जब देश में अन्य कई मुद्दे चर्चा में, जिसमें मैरिटल रेप हो सकता है, और उसके बाद भी पक्ष विपक्ष की राजनीति की। कल अखिलेश का जैसे बयान आया कि अखिलेश ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी पत्थर रख दो तो वो भगवान होंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि राजनीति का इसका उपयोग करके कहीं उन्माद फैलाया जाएगा? क्योंकि अंततः इससे पिसना तो आम आदमी को है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। एक जाति की, अगर एक धर्म की बात ना करी जाए, तो अगर आप ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे तो उनका भी तो रिएक्शन आएगा, उसके लिए भी तो हमें तैयार रहना पड़ेगा ना। हाँ, मैं यदि आप नहीं, प्रतिक्रिया का मतलब है कि जी बोलिए हरी जी, बोलिए बिल्कुल। देखिए, आप समस्या की मूल तह में जाइए। हनुमान चालीसा और नमाज से समस्या नहीं है। आप जो उन्माद की बात कह रहे हैं, म्यांमार में हमारे देश की कौन सी पार्टी गई थी? श्रीलंका में कौन सी गई थी? लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान में कौन बीजेपी आरएसएस चला गया? पूरे विश्व में बताइए कि जिस वर्ग को सहिष्णु कहा जाता है और जो सर्वे भवन्तु सुखिना में विश्वास रखता है, जो वसुधैव कुटुंबकम मानता है, उसने कोई उपद्रव, अशांति या हिंसा की हो। तो उन्माद से बचना है तो उन हिंसक प्रवृत्तियों को अब बदलना पड़ेगा जो यूएस में टावर को उड़ा दिए, जो बर्मिंघम में चलती हुई कारों पे इसलिए पत्थर मारे कि सड़क पे रोजा इफ्तार नहीं करेंगे। तो ये उपदेश तो उनके काम आएंगे। जो जन्मजात सहिष्णु है, जो किसी की मस्जिद की ईंट कभी नहीं उखाड़ी,
वो केवल मंदिर मांग रहा है और समस्या है कि हनुमान चालीसा ना पढ़े, उन्माद फैल जाएगा, इससे वैमनस्य बढ़। तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाईचारा हो या आपसी सद्भाव हो, ये तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष राजी हो। एक पति है, एक पत्नी है, आप एक पक्ष को समझा रहे हैं, नतीजा तलाक से बचना नहीं हो सकता। जब दोनों समझदार होंगे, जब दोनों के अंदर मैत्री का भाव होगा, तब समझ में आएगा। एक पक्ष से आप कहते रहिए राजनीतिक पार्टी फैला रही है और राजनीतिकरण हो रहा है। देखो, नेताओं का काम है बयान देना। अखिलेश ने बयान दिया, उसके बयान की कीमत क्या है? ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं, उनके फॉलोअर कितने हैं? देने दीजिए, जनता बेवकूफ नहीं है, विवेक है जनता में। ऐसी बात नहीं है, कुछ वर्ग है, कुछ प्रतिशत हो सकते हैं जो उनके बहकावे में आ जाएं। लेकिन अब यूपी में दंगा करके देखे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अराजकता, हिंसा और ये अशांति, उपद्रव, तो सवाल ये है कि करता कौन है? ये तो एक बना लिया नैरेटिव कि जो है उन्माद फैल जाएगा, राजनीतिकरण हो रहा है। ये तो नमाज तो हमेशा से चलती आई है, लेकिन ये भी चीजें हमेशा से चलती आई हैं कि किसी को दबाओ मत, किसी को कुचलो मत। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में शोषण ना होता, उत्पीड़न ना होता। तो आप समस्या की मूल तह में जाइए अगर इसका निराकरण करना है। ये ऊपरी सतह पे आप लेप अगर मरहम लगाते रहेंगे तो उससे होने वाला नहीं है। ये तो जो उसमें विश्वास रखते हैं, हिंसा में, खून खराबे में, उनको सुधरना पड़ेगा। जमाने के साथ शिक्षा के साथ तरक्की करनी पड़ेगी, तो उसके साथ उनकी सोच भी डेवलप होगी। सोच हमारी वही है पुरानी, सदियों पुरानी। हिंदू धर्म तो कहता है कि सर्वधर्म समभाव, सबका सम्मान करो, तो दूसरों को भी करना चाहिए। बौद्धों से जाके हिंदू थोड़ी लड़े म्यांमार में, श्रीलंका में इतना खून खराबा करा तो वहां के चले गए तो बीजेपी आरएसएस। आप बताओ। तो सवाल ये, मेरा कहना ये है कि दोनों पक्षों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, शांति के साथ। किसी एक पक्ष को आप, कोई भी हो, ना दोषी है वो और ना वो जिम्मेदार है और ना वो भाईचारा बनाकर रख सकता, जब तक दोनों में समझदारी नहीं होगी। बिल्कुल, इसको एक कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से भी हम लोग देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है दो कम्युनिटीज के बीच में। एक दूसरे के प्रति एक प्रकार का कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण जो है ये इस तरह की जो है परिस्थितियां बनती हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा, या इस तरह की चीजें। तो दोनों जो है क्या कहते हैं, पक्षों को इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारी लिमिट क्या है, दोनों पक्षों को। और दोनों पक्ष जब एक दूसरे को ठीक तरीके से समझने लगेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करने लगेंगे, एक दूसरे की संस्कृति का, धर्म का, विचार का, बाकी चीजों का, तो धीरे धीरे सामंजस्य अपने आप जो है आएगा। लेकिन पहले की सरकारों में क्या हुआ कि चूंकि एक बड़ा वोट बैंक के रूप में उन्होंने देखा कि लगभग 15% से 20% का बड़ा वोट बैंक है, इनका तुष्टीकरण करो तो इनसे वोट मिलेगा लगातार। तो वो वोट, और ये पूरा कंसोलिडेटेड पूरा वोटिंग पैटर्न है, आप इसको देख सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी देख सकते हैं, है ना। तो ये इसका फायदा उठाने के चक्कर में कि ये लगभग 15 से 20%, और आजकल लगभग 25-30-35% पे जीत हो जाती है, 30% के लगभग पे। कोई भी किसी भी चुनाव में अगर आप 30% वोट पाते हैं कुल पड़े मतों का, तो आपकी जीत 30-32-35 पे हो जाती है। तो लगभग आपको 15% एकदम एकमुश्त वोट मिल जाएगा। इसके लिए तुष्टीकरण होता रहा है, लगातार होता रहा है, पिछले 20-30 वर्षों से लगातार होता रहा है। और इस तरह का माहौल बनाया गया जिससे एक विशेषकर हिंदू पक्ष को ऐसा लगने लगा कि हमारे अधिकारों का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है और इनको जो है ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, इनका राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ज्यादा डोमिनेंस है, विशेषकर राजनीति में। जब भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी नहीं बोला था, मुसलमानों का है, ये वर्डिंग है
प्राइम मिनिस्टर की, भारत के मनमोहन सिंह जी की ये वर्डिंग है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इसका रिकॉर्ड मतलब बाकायदा वीडियो है, और ये बात स्पष्ट रूप से बोली। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले की क्या राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां रही होंगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक वर्ग का इतना बड़े स्तर पर तुष्टीकरण किया गया कि उसके प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई, और उसको आप चाहे राजनीतिक रूप से देख सकते हैं, या सामाजिक रूप से देख सकते हैं, या सांस्कृतिक रूप से देख सकते हैं, किसी भी रूप से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको उसी रूप में देखता हूँ, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। और वो जरूरी, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वो समझ लीजिए कि आप बारूद पे बैठे हैं, वो किसी दिन विस्फोट होगा। तो इसलिए प्रतिक्रिया होनी जरूरी है, अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो विस्फोट होगा, और वो बहुत खतरनाक हो सकता है। धीरज जी, आप एक वर्ग को अगर दबाया जाएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपने एक उदाहरण दिया कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला हक उनका होगा, तो ये बीज देखिए, पीपल और बड़ का बीज बहुत छोटा होता है, ये बीज बोए गए और ये कालांतर में एक विशाल वृक्ष बनके अब जो पार्टी शासन कर रही है, ये वो बीज का सुपरिणाम, ये बीज फलित हो गए, ये बीज उन्हीं के बोए हुए हैं। वहां से लोगों में भावना उत्पन्न हुई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो अच्छा, तब किसी ने नहीं कहा कि ये तो भेदभाव हो रहा है, ये तो गलत काम कर रहे हो आप, लेकिन वो विचार की जो मनोभूमि में हमारे बीज पड़ गया ना, तो आज वो विशाल वट वृक्ष बन गया, सरकार बन गई, आज वो लोग संगठित हो गए। तो कभी ध्यान तो दिया नहीं तुष्टीकरण पे कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो मैंने पहले ही कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जनता बेवकूफ नहीं है, जागरूक है, सब समझती है कि कहाँ जा रही है धारा। तो मैं तो आपके कथन से सहमत हूं। पर अगर इसको देखा जाए तो क्या ये काशी विश्वनाथ के पास रुक सकता है? उसके बाद तो ये और आगे मथुरा पे जाएगा, मथुरा पे याचिका डाली दी जा चुकी है। बिल्कुल जाएगा। जिन्होंने आपकी शर्ट जबरदस्ती उतार ली थी तो गलती माने और आपकी शर्ट आपको लौटा दें। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। अगर आपकी कोई चीज मैं छीन लूं और वो सुनो, न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय कह रहा है कि नहीं, ये काले रंग की कमीज तो इन्हीं की है, तो मैं सॉरी गलती हो गई थी और ये आपको, तो ये तो जाएगा। इसमें संभावना नहीं है, ये तो 100% है। बिल्कुल जहां अवशेष, सुनो, अगर कहीं भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जहां भी कोई किसी नीचे अवशेष दिखाए, तो वो तो कोर्ट करेगा। देखो, आप स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र हूं याचिका डालने के लिए, सरकार नहीं कर रही है। ये कुछ लोग हैं जो न्यायालय में याचिका डालते हैं और फिर कोर्ट उस पर विचार करता है। तो जो कोर्ट इंसाफ देता है, न्याय करता है, अगर उसे लगता है कि हाँ इनका कथन ठीक है, तो आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। न्यायाधीश है वो, वहां दोनों पक्ष के वकील होते हैं। सुनिए, जैसा कि धैर्यकांत जी ने कहा था, पहले बात पूरी होने दीजिए सर, पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, सुन लीजिए, फिर आप अपना विचार रखिएगा। देखिए, न्यायालय जो है उसके अंदर न्यायाधीश बैठे हुए हैं और वो एकदम से निर्णय नहीं देते हैं कि आप जाके कह दें कि फला दुकान तो मेरी है या फला मकान तो मेरा है। तो वो पहले पूरे दोनों पक्षों को सुनेंगे और दोनों पक्ष के कितने भी वकील होंगे, उनकी जिरह होगी, तब वो निष्कर्ष पहुंचेंगे कि क्या है। अभी आपने देखा, धैर्यकांत जी ने जैसा कहा कि ये मुद्दे इतने बड़े नहीं जितना इनको बनाया जा रहा है। देश में अन्य भी मुद्दे, तो इन पर अगर अपन बात नहीं कर रहे हैं। हमारे आपके बात करने से, सुनिए, आप महंगाई पे क्या बात करेंगे? ये एक ग्रो होने वाला पेड़ है। किसी भी देश में महंगाई, जब प्रोग्रेस होती है तो महंगाई नहीं रुकती है। सुनिए, बात करने से नतीजा क्या होगा? महंगाई और बेरोजगारी ये पॉपुलेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। सुनिए, महंगाई और बेरोजगारी, अंधाधुंध जनसंख्या जो बढ़ रही है, अनस्किल्ड। आज हुनरमंद को काम की दिक्कत नहीं है, जिसके पास छोटा भी हुनर है, मध्यम हुनर है, बड़ा हुनर है, कोई स्किल है, उसे बेरोजगारी नहीं सता रही है। जो अनस्किल्ड है, जो निकम्मा है, जो नशेड़ी है, जो सारा दिन चाय और पान की दुकान पर बैठकर गंवा देता है, जो राजनेताओं को गाली देने में अपना समय नष्ट करता है, वो बेरोजगारी से ग्रस्त है, वो गरीबी से ग्रस्त है। जिसके पास ये सोच नहीं, बच्चे कर लिए, मैं गांव में जाके देख लो आप, भाई 2 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, आप 5-6 बच्चे कर लिए या 10-12 कर लिए, तो ये तो उन लोगों की गलती है ना। एक बच्चा है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहीं से उसका वो हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए बेरोजगारी कहाँ है। अब ऐसा कहीं नहीं है कि गरीबों के पढ़ने के लिए साधन नहीं है, सरकार ने हर सुविधा दे रखी है। अब आपके अंदर जागरूकता नहीं है, ठर्रा पीने की, ताड़ी पीने की तो आदत है। अब वो सोनू कुमार बिहार का बच्चा चिल्ला रहा है मेरे पिताजी ताड़ी पी लेते हैं, तो आप चर्चा करते रहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ये बड़े मुद्दे। होगा क्या? ये तब होगा जब हम आप सुधरेंगे, अपने आसपास में दीपक बन के प्रकाश फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, वरना इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इतनी जो प्रोग्रेस हुई है, इतने रोजगार जो बने हैं, तो सब लोगों के आपके पढ़ने लिखने से ही बने हैं। तो जो पढ़ेगा वो रोजगार पाएगा। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं है, आप कुछ भी अपना स्वरोजगार करते हैं, कुछ भी, इस इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, नौकरी थोड़ी है। ऐसी महंगाई की बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। सीधा सा फंडा है, अधिक कमाओ और सुखी जीवन बिताओ। जिसको ये पता ही नहीं है कि सुखी जीवन की क्या डेफिनेशन है, उसे आप लाख चर्चा कर लो। सरकार कर रही है जन औषधि योजना में 20% पे दवाई दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में ऐसा ही है जो जागरूक नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। या तो निकम्मा है, या अनस्किल्ड है, या नशेड़ी है, उसे आप कभी नहीं सुधार सकते। और जिसके अंदर थोड़ी समझ है वो खुद पढ़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कुछ ना कुछ काम सिखाएगा, उसके सामने समस्या नहीं है। ये दो वर्ग हैं, मैंने तो अभी तक यही महसूस किया। हो सकता है आपके विचार अलग हों मेरे से। मैं ये कह रहा था उनकी बात में कुछ ऐड करते हुए कि देखिए, अभी चुनाव के नतीजे आए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और अभी चुनाव के नतीजे आए, तो चुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि अभी भी सामाजिक और धार्मिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हम लोग पता नहीं क्यों इसको नकारते रहते हैं कि नहीं ये बड़ा मुद्दा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप पूरा वेस्टर्न यूपी, जहां सबसे पहले फेज का इलेक्शन था, सेकंड फेज में चले जाइए, थर्ड फेज में, हर जगह सामाजिक और धार्मिक सुरक्षा ही बड़ा मुद्दा था लोगों के लिए, और उसी आधार पे लोगों ने पूरा वोट किया है। अगर वो महंगाई और बेरोजगारी के आधार पर वोट करते तो भारतीय जनता पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बना सकती थी। जो ऐतिहासिक जीत मिली है, कभी पहले किसी की सरकार रही नहीं है, क्योंकि पहले जो है एंटी इनकम्बेंसी हमेशा रहती थी और हमेशा सरकार बदलती थी। लेकिन इस बार ये मुद्दा बना है, बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसको हमें स्वीकारना चाहिए। और ये चुनाव के जो परिणाम है वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं कि अभी भी लोगों के लिए ये बड़ा मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा है। और महंगाई, बेरोजगारी एक, और इस हम लोग वही बात जो उन्होंने कही उसको मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग उसकी जड़ पे क्यों नहीं जाते, जो समस्या है उसकी जड़ पे क्यों नहीं जाते हैं, है ना। तो जो समस्या है उसके पीछे है किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार की लोगों की समझ है ना, किस प्रकार की से समस्याएं देश और समाज के अंदर हैं, उसको देखना पड़ेगा। क्यों लोगों के अंदर ये भावना आ रही है, ये सांप्रदायिकता की भावना आती कहां से है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन से कारक हैं जो इस सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम इसकी सही तरीके से विश्लेषण और विवेचना नहीं करेंगे और केवल ये कहते रहेंगे कि ये भाजपा और आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार है, तो हम ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, इससे कोई समाधान, इससे कोई परिणाम या समाधान नहीं होने वाला है। हमें प्रॉपर तरीके से विश्लेषण और विवेचना करनी पड़ेगी कि लोगों के अंदर ये जो सांप्रदायिक उन्माद या सांप्रदायिकता का भाव आ रहा है, जो दो बड़े धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम, उनके अंदर जो इस तरह का भाव है वो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या कारक हैं, उसके पीछे क्या कारण है, इसकी ठीक तरीके से विवेचना करनी पड़ेगी। अगर हम किसी एक पार्टी को केवल उसके लिए दोषी ठहराते हुए कि हाँ यही लोग बढ़ाते जा रहे हैं या ऐसा करते जा रहे हैं, इससे कोई समाधान हमें नहीं लगता कि मिलने वाला। ये मेरा विषय है। जैसे आप यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो यूपी में ही नहीं, आपको लग रहा है कि इसके बाद उन्माद बढ़ा इस सरकार के आने के बाद?
जो यूपी से बुलडोजर की राजनीति चालू, इसने पूरे देश में जो आतंक मचाया, कई गरीबों के घर टूट गए, और उसके बाद यही यूपी से ही अब ज्ञान वापी का मुद्दा उठ रहा है, यहीं से चालीसा का उठ रहा है। तो कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि अगला जो जिस दूसरे पक्ष की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो अगर प्रतिक्रिया करेगा तो वो इस देश के लिए कितना घातक हो सकता है? नहीं, देखिए, जो भी हो रहा है वो सही चीज के लिए हो रहा है। प्रयास जो हो रहा है, कोई भी अगर गलत प्रयास कर रहा है या हिंसक प्रयास कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। उसको किसी भी प्रकार से हिंसक या गलत प्रयास नहीं करना है किसी भी तरीके से। जो भी हो रहा है ये कानूनी लड़ाई है। बुलडोजर का भी जो आप बात कर रहे हैं, बुलडोजर भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अगर उससे इतर कोई कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, और अगर अवैध रूप से या गैर कानूनी तरीके से किसी घर पे बुलडोजर चला रहा है, गरीब को सता रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो वो बहुत घातक है और निंदनीय। उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जो है कानूनी तरीके से जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर देश भर में और समाज के अंदर आतंक मचा के रखा था, अगर उनकी संपत्तियां तोड़ी जा रही हैं, कोई है ना, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, जो बहुत समय से लंबित था। किसी राजनीतिक दल की राजनीतिक दृढ़ निश्चय नहीं था, इच्छा शक्ति नहीं थी, विल पावर नहीं थी, नहीं कर पा रही थी। इनके पास विल पावर थी, बड़ा मैंडेट था, हर तरह से मजबूत थे, इन्होंने करके उसको दिखा दिया। आज जो प्रयागराज में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, कानपुर, वाराणसी, किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिले में देखिए, जो बड़े पैमाने पर विकास हुआ और जो रोड का चौड़ीकरण हुआ और जो मंदिर मस्जिद कुछ भी आया, सब पूरा हटा दिया गया तोड़ ओड़ के। तो ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई, वो पहले सरकारें नहीं दिखा पाई। इनके पास चूंकि मैंडेट था, सेंटर में भी पावर थी, हर चीज था, तो इन्होंने उसको करके दिखाया। इसी प्रकार से उसी क्रम में ये जो माफियाओं को के खिलाफ ये ध्वस्तीकरण और बुलडोजर का एक प्रयोग किया गया, ये भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत था। लेकिन अगर किसी गलत तरीके से सताया जा रहा है या किसी गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है तो गलत है ये। एक वर्ग को टारगेट करना कहां तक ठीक है? नहीं, कोई भी वर्ग नहीं, वर्ग को, किसी भी वर्ग को टारगेट करना ठीक बिल्कुल गलत है। लेकिन जो भी गलत करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको टारगेट करके ही कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया की जाएगी। अगर कोई भी गलत काम कर रहा है ना, तो उसको टारगेट करते हुए कानूनी प्रक्रिया की जाएगी स्वाभाविक रूप से। जैसे आप चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकते हैं। आप जो है गैर कानूनी घर बनाए हुए हैं और उसके बाद उसी की छत से पत्थर भी चला रहे हैं, तो आपका घर तो तोड़ा ही जाएगा ना। इसमें समस्या कहां पर है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसमें तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं भाई। कानूनी, आपका गैर कानूनी मकान है ना। आप अगर आप इतने गरीब, मजलूम और लाचार हैं, तो आप पत्थर कैसे चला रहे हैं छत से, और ये आपकी छत पे इतना पत्थर कैसे मिल रहा है? तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। जो रोजगार के लिए इतना जो है लालायित है, वो क्यों इतना जो है क्या कहते हैं, धार्मिक सुरक्षा को लेकर अपने इतना चिंतित होता जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, धार्मिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। ये बेरोजगार, अगर बेरोजगारी और महंगाई इतना बड़ा समस्या होती तो वो बेचारे अपने बेरोजगारी और महंगाई के लिए संघर्ष कर रहे होते। वो क्यों अपने धर्म के लिए जो है पत्थर चला रहे होते छत पे चढ़ के? नहीं कर रहे होते ऐसा। बात आपको लग रहा है तो कल को आपने लगा जब ज्ञान वापी में ऐसा कुछ होगा तो पत्थर नहीं चलेंगे उस घरों से? नहीं, ये देखिए, ज्ञान व्यापी में क्या होगा इसकी पहले से एक्चुअली देखिए, अभी तक तो जो भी चीज, जो भी संघर्ष है, वो पूरी तरह से न्यायिक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि न्यायालय के माध्यम से ही न्याय होगा। जैसा राम मंदिर में चीजें हुई वैसी तरीके से होगा। तो किसी प्रकार का कोई इसमें कोई हिंसा, उन्माद या कोई संघर्ष या कोई कम्युनल राइट या इस तरह की चीजों का कोई स्थान मैं नहीं देखता हूँ। और जो करे उसको, वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी जिस तरह से काम कर रही है, बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए इस तरह की चीजें करना, है ना। कि कोई बहुत इस तरह से कोई भी पक्ष हो, अगर वो इस हिंसक रूप लेगा तो वो उसके लिए बहुत घातक हो, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। अगर वो हिंसा का सहारा लेगा या उन्माद फैलाएगा तो उसको, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये बात एकदम स्पष्ट है कि ये जो भी है, ये न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चीजें होंगी और इसमें कोई वो नहीं है। जो भी निर्णय न्यायालय का होगा वो मानना चाहिए, दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। और यही संविधान सम्मत है और विधि सम्मत है और न्याय सम्मत है।
ठीक है, तो ये इस आधार पर होना है। इसको कोई धार्मिक उन्माद फैला के भीड़ जाके इसको नहीं वो करेगी, है ना। तो ये है एक विषय। आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ धीरज जी का। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा जो अभी है वो सांस्कृतिक और धार्मिक सुरक्षा का है। उसी आधार पर उत्तर प्रदेश ने वोट किया, उसी आधार पर बंगाल ने वोट किया है, उसी आधार पर अभी सारे राज्य की सरकारें, राज्य के लोग दूसरों को वोट करते हैं। तो निश्चित ही ऐसे मुद्दे का हमें और करना चाहिए डिस्कस, ताकि हम ये डिस्कस करके जो सारा मुद्दा है धार्मिक सुरक्षा का वो सॉल्व कर सके। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी, ये होता रहेगा। लोगों को खाना मिले ना मिले वो कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ही मतलब मुझे लगता है कि ये खास मुद्दा नहीं है, और आगे भी ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए, ताकि अभी जैसे सुनने को मिला कि जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या तो वो नशेड़ी होगा या किसी काम का नहीं होगा, या जिसको रोटी नहीं मिल रही वो खुद ही नहीं खाना चाहता होगा। कल को लोग ये भी कह रहे हैं जो स्कूल जा पा रहे हैं खुद ही स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। सोनू का मामला आया है, सोनू को स्कूल नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ स्कूल है ही नहीं। सीबीएसई ने खुद डेटा दिया है और ये सरकार ने खुद डेटा दिया है, पिछले साल के 1.5 लाख स्कूल ने खुद ही बंद कर दी क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं पहुंच रहे थे। और हायर एजुकेशन का क्या हाल है सबको पता ही है, लेकिन ये सब मुद्दे उतने बड़े मुद्दे नहीं है। सरकार, जो लोग जिस चीज को वोट कर रहे हैं आजकल, वो धार्मिक सुरक्षा और संघ सुरक्षा है, उसी पर बात होनी चाहिए। और बस मेरा यही मानना है, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। बाकी मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, ऐसा नहीं है। उतने महत्वपूर्ण नहीं है अभी, थोड़ा सा उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उतना हाँ, महत्वपूर्ण नहीं जो उस परिप्रेक्ष्य में उतना। जो एक एजेंडा होता है, जो एक पब्लिक एजेंडा होता है, यानी कि जो लोगों की जो पब्लिक एजेंडा है, उसके अंतर्गत वो मुद्दे भी हैं और ये मुद्दे भी हैं। पब्लिक ऐसा नहीं है सेंटिमेंट कि अभी पब्लिक बेरोजगारी और सेंटिमेंट महंगाई बड़ा मुद्दा है और जो गरीब जनता है उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है वो। और उस पे प्रयास होता है, उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं, पूरी सब्सिडी, तो उसके लिए प्रयास जारी है, लगातार हो रहा है। पहले की 70 साल से सरकारें करती आ रही हैं, उसके लिए अभी भी प्रयास हो ही रहा है, प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे दिखता है और मैं ऐसे इस तरह से इसको देखता हूँ। मुद्दा तो है ही, बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पे प्रयास हो रहा है। वो कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता नहीं है, बन उसके सकता। कारण है क्योंकि जब तक उससे बड़े जो मुद्दे हैं उनको आप प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जो सांप्रदायिकता का जो देश में मुद्दा है, जो सांप्रदायिकता का देश में जहर है, वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, कौन से कारक हैं, उसको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा। केवल एक पार्टी को या एक विचारधारा को केवल दोषी ठहरा के नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा केवल भारत के अंदर नहीं है, जैसा उन्होंने कहा, ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। सांप्रदायिकता की समस्या के लिए भारत के अंदर की समस्या नहीं है, ये पूरे दुनिया के अंदर की समस्या है। तो ये भी बड़ा मुद्दा है, इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और सामाजिक सुरक्षा की भी मैंने बात की, केवल धार्मिक सुरक्षा नहीं। जहां पे परंपरागत राजनीति होती है वहां पर धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा होता है। जहां लोग परस्पर एक दूसरे ऊपर निर्भर होते हैं, जहां जाति संरचनाएं होती हैं। दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है, वहां दूसरे तरीके से वोट होता है। वहां जो है महंगाई पे वोट होगा, वहां जो है फ्री बिजली फ्री पानी पे वोट होगा। क्यों? क्योंकि लोग वहां, सब जितने लोग हैं सब माइग्रेटेड हैं, दूसरी जगह से गए हुए हैं, तो उनके लिए जाति धर्म ये सब कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। उनके लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको फ्री बिजली मिल जाए। कहीं ना धीरज जी खुद स्वीकार करें, यूपी में धर्म के नाम पर ही राजनीति होती है। वहां स्कूल जैसे मुद्दे कम हो सकते हैं, बच्चे पढ़े ना पढ़े, पर उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मंदिर है, कहाँ मस्जिद है। ये महत्वपूर्ण जहां परंपरागत राजनीति होगी वहां जाति और धार्मिक मुद्दे प्रभावी रहते हैं। जहां परंपरागत राजनीति होती है वहां, है ना। और जहां आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या स्थिति है, वहां पर क्या है, फ्री बिजली फ्री पानी, उसी आधार पर वोटिंग की बात हो रही है ना। तो आज ऐसा नहीं है कि मुद्दे बदल नहीं रहे हैं, आज डेवलपमेंट भी बड़ा मुद्दा है। विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश के अगर आप चुनाव की बात करेंगे, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू था। डेवलपमेंट पे भी लोग अपने 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 जमीर से अगर पूछेंगे तो उनको लोगों ने, मैंने बात की, हजारों लोगों से बात की, लोगों ने कहा हाँ
विकास हुआ है इस सरकार के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा, 24 घंटे बिजली आना भी बड़ा मुद्दा था, है ना। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हुआ, लोग उससे सेटिस्फाई हुए, लोगों को लगा हाँ ठीक है 24 घंटे बिजली आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार के अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर नहीं है, और जो कह रहा है कि रोजगार के अवसर नहीं है उसको एक श्वेत पत्र जारी करना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, उसको कंपैरेटिवली बताना पड़ेगा कि इसके पहले की सरकार ने कितनी नौकरियां दे दी और इस सरकार ने कैसे कम की। तो ये साबित करना पड़ेगा डाटा के साथ कि इसके पहले जो सरकार थी उसने कितनी नौकरियां दी अपने कार्यकाल में, और उससे ये सरकार आई तो इससे बढ़ गया या कम हो गया। तो मुझे लगता है कि पहले से बढ़ा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बढ़ा है और स्टेट में भी बढ़ा है। सरकारी नौकरियों के आंकड़े बढ़े हैं पहले की अपेक्षा, और ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं और सेंटर में भी देख सकते हैं, कहीं का भी। और जो इस बात को डिनाई करता है उसको डाटा के साथ आना पड़ेगा, है ना। आप हम कह रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कहता है तो 2014 के पहले से 2010 2004 से 2014 के बीच में जो 10 साल था उसका डाटा लेकर आए कि 10 साल में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने अपॉइंटमेंट किए, और 2014 से 2024 के बीच में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट हुए। तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन रोजगार को लेके कितना कृत संकल्पित है, कितना काम कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, कितने रोजगार किस सरकार में मिल रहे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। 2012 से 17 के बीच में क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो सरकारी नौकरी का डाटा लेकर आ जाए, और क्या कहते हैं उसके बाद 2017 से 22 के बीच का बीजेपी की सरकार का डाटा लेके आ जाए, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जो है ज्यादा सरकारी नौकरियों को दे रहा है या कम कर ये रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसे समर्थन करता हूँ। शुभम जी को भी ये मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया, तो लोगों को ग्राउंड पे पता है कि चूंकि इतने रोजगार मिला हुआ है, शिक्षा मिला हुआ है, तो इसलिए वो सब इस मुद्दे को बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे काम हुआ है। और जो इसके अलावा जो सुरक्षा की बात उन्होंने करी है, वो चूंकि बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है और उस पर लोग चाहते भी बात करना, वो पब्लिक सेंटिमेंट भी है, इससे सब लोग बात कर रहे हैं, तो मीडिया भी उसी को दिखा रही है। अगर सब लोग बेरोजगारी और इस पर बात करना शुरू करें तो मीडिया भी उसी को दिखाएगी। लेकिन चूंकि लोगों के पास रोजगार भी आ गया, शिक्षा के भी अच्छे काम हुए, सरकार ने 10 साल में किया है, इसलिए लोग उसे बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो इस तरह से धीरज कुमार की आई मीन जी की बातों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि संतोषजनक काम हुआ है, और जब भी कोई बात होती तो वो कंपैरेटिव होती है कि उसके पहले सरकार ने कितना किया, या भारत में जिस तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थिति है उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि इसके पहले जो सरकार लेकिन धीरज जी, आज और अभी सरकार ने, तो उस आधार पर जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर इस मुद्दों पे भी उनका ज्यादा जोर कहीं रहता है। एक मेरा प्रश्न रहा कि आज जो डेटा आया है आरबीआई का, वो कह रही है कि 17 साल में सबसे ज्यादा महंगाई अब रिकॉर्ड हुई है, और जो गैस के दाम में 1003 रुपए क्रॉस कर गया, डीजल और पेट्रोल के दाम भी आकाश छू रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर लोग महंगाई और बेरोजगारी में बात करने को तैयार नहीं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या लोगों को ये पता है कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है सब? मैं बस करना चाहूंगी कि एक जगह मैंने ये चीज पढ़ी थी, अब मैं बिल्कुल इस चीज को बोलने कहूंगी कि बिल्कुल सही है कि नहीं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ये चीज कही थी कि अगर आप 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो आप 10% पूरे कंट्री के उस 10% में आते हैं जो कि अच्छा वेल्थ कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 से कम लोग हैं जो कमा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास जॉब्स हैं, अगर हमारे पास हर जगह जॉब्स हैं, तो लोगों को वैसे उस हिसाब से पैसे भी मिलने चाहिए। अगर मैं आज कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और मैं लोगों को देख रही हूँ, अपने एज के लोगों को देख रही हूँ जिनको जॉब्स नहीं मिल रही है, जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक कि हमें इन विषयों के बारे में भी बात करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि रिलीजियस बातें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर उसको इतना ओवर पावर नहीं करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं वो उनके बारे में उनके ऊपर। लेकिन रिया जी, जिसके में आई मीन आप जो कहा कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो जैसा कि हमारे जो कहा कि उन्होंने कि हो सकता है उनके स्किल में कमी हो,
वो उतने स्किलफुल ना हो कि जॉब नहीं मिल रही। जॉब्स तो जिनके पास स्किल है उनको जॉब मिल रही है, क्लास को मिल नहीं जिनके रही। पास तो नहीं, उनको एक्चुअली स्किल क्या है, देखिए, जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और उम्मीद बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है, रोजगार उस अनुपात में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये एक मतलब विश्लेषण का विषय है कि उस अनुपात में, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज, सरकारी नौकरियों को ही अगर केवल रोजगार माना जाए तो वो भी एक विषय है कि क्या केवल गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है, क्या प्राइवेट सेक्टर में, या जो अभी स्टार्टअप की बात की जा रही, तमाम इस तरह स्वावलंबन की बात की जा रही है, क्या उसको रोजगार नहीं माना जाता है, या अगर माना जाता है तो वो किस स्तर पर पहुंचा है, उसका क्या स्तर है ना। और तो यही मेरा कहना है कि ये कंपेरेटिव होता है कि देखिए ये क्रमिक प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी और सब चेंज हो जाएगा और सबको रोजगार बांट देगी। मैं अपनी बात को यहीं कहते हुए संबंध खत्म करता हूँ कि ये कहना सही है धीरज जी का कि हमारे लिए रोजगार या महंगाई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब देश का एक बड़ा नेता पकौड़े बेचने को एक बहुत बड़ा स्वरोजगार मान सकता है, तो ऐसे तो रोजगार के हजारों चीजें हैं, तो इसको हम क्यों ही कह दे। तो जब एक पकौड़ा बेचना रोजगार हो सकता है, तो ऐसे कई छोटे छोटे रोजगार हम कर सकते हैं। देश में अभी मुख्य मुद्दा है कि ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग मिला है, और इसको कैसे हम लोग अपनी पूजा स्थल नया बनाए और इतने करोड़ मंदिर में एक नया मंदिर जोड़ा जाए। लेकिन इसके पीछे भी एक ये भी है कि जब अयोध्या मंदिर का निर्माण, तो लोग कह रहे कि सांस्कृतिक पक्ष है इसका, लेकिन उसके बाद भी जो टूरिज्म आता है उसके बाद, जैसे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देखिए, हम लोग गुजरात भी गए थे, वहाँ टिकटें नहीं मिलती हैं, जो एक टूरिज्म का एक पक्ष है कि वहाँ शिवलिंग मिलेगा तो फिर वहाँ पे एक जो रिलीजियस टूरिज्म है वही बढ़ सकता है, फिर उससे रोजगार के नए मौके बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका सांस्कृतिक पक्ष है, उसका एक आर्थिक पक्ष भी है, क्योंकि इस देश में रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत बड़ा एक अपने आप में एक रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर है। तो अगर वहाँ मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी, इफ इट डिवाइड्स, गिव्स एनी इकोनॉमिक डिविडेंड टू द पीपल अराउंड इट। चलिए, हमने आप सबसे बात करी काफी। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया है यहाँ पे, एंड हमने काफी चीजें कवर करी है। नए के जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उनको समझ आएगा हमने क्या चीज बात करी है यहाँ पे, और वो अपना ओपिनियन भी दे सके। So thank you everyone for joining us today. Hopefully we will have more such conversations in the future. धन्यवाद।